हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज देव यादव। कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदी की संज्ञा को पढ़ने के बाद में अगली क्लास है कारक की, क्योंकि हमें इसी क्रम में पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा के बाद लिंग, वचन, कारक, फिर आगे हम पढ़ेंगे। आगे आपको पता है हम शब्दों को भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं। पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, इन सब चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एमपीएसआई के एग्जाम में ये जो शब्दों का खेल है, बहुत सारे हैं शब्द वाले चैप्टर्स, जो याद करने वाले चैप्टर्स हैं। कह सकते हैं कि वो शब्द पर ही आधारित हैं, और जो कि आपका 40 से 50% का पोर्शन रखने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए। कृष्णा, वो पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी ये इस क्लास के खत्म होने के बाद में। ठीक है, चलिए। तो आप सबको पता है कि एमपीएसआई पटवारी के लिए ये वीडियो कोर्स है, जिसके लिए जो भी आपके परिचित जो भी छात्र हैं जो एमपीएसआई का सपना देखते हैं, उनसे कहिए कि टॉपर टेम्पल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, और वहां से एमपीएसआई पटवारी का ये जो हमारा शेरशाह बैच चल रहा है, इसको प्राप्त करें, क्योंकि आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मेरी जो ब्रह्मास्त्र हिंदी है, काफी सारे बच्चों के पास मौजूद है, जल्दी दोबारा आने वाली है। अभी जो आउट हो गई है, खत्म हो गई है, तो आप सबको जानकारी मिल जाएगी। मैं सुपर 100 से भी जल्दी ही मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। ठीक है, शेरशाह बैच जो चल रहा है हमारा अभी एमपीएसआई को लेकर। तो आप सबको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कारक। ठीक है, कारक जो चैप्टर है, इसको आप आसान मत समझिएगा। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा ठीक से पढ़ना होता है। कारक को बच्चे, अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप कारक से क्या समझते हैं, कारक क्या होते हैं। चलिए, कोई भी मुझे बताइए, छोटा मोटा जो भी एक आध लाइन में जो भी आंसर दे सकते हो, बताइए कारक क्या होता है। चलिए बताइए, कारक का मतलब क्या है। डिटरमाइनर जैसा, ओके। और कोई बताइए कारक क्या होता है। राम शर्मा कहते हैं जो करने में सहायक हो। ठीक है, क्रिया को करने में जो सहायक हो वो कारक है। ठीक है, पहली बार कारक कितने छात्र पढ़ रहे हैं ये बताइए। राकेश विश्वकर्मा कह रहे हैं शब्दों के साथ संबंध। ओके, पहली बार कारक को कितने लोग हैं जो पहली बार पढ़ेंगे। चलिए, ओके। अब देखो, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और ये आखिरी बार भी पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। बस जिन बातों को मैं बता रहा हूं उनको मानिएगा। ठीक है, कारक हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें ना तो किताबों में जानकारी मिलती है शुद्ध तरीके से, और ना ही इंटरनेट पर जानकारी मिलती है। इस कारण हिंदी को गलत पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, गलत जानकारी देने वाली जो किताबें हैं, उनकी संख्या बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो बातें को मैं बता रहा हूं वही सही है, वही आप शुद्ध मानिएगा, और जो है उसी आधार पर ही आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शानदार जानदार तरीके से कारक के बारे में। ठीक है, मुझे बस आप 2 सेकंड का समय दीजिएगा, ठीक है, जिससे हम हमारी क्लास को शुरू कर सकें। चलिए, ओके। तो सबसे पहली बात कि कारक का अगर शाब्दिक अर्थ हम निकालें, कारक का शाब्दिक अर्थ निकालें, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्रिया को करने वाला। लेकिन जहां हम इस कारक को पढ़ने वाले हैं, जिन 8 कारकों पर हम चर्चा करने वाले हैं, उनके लिए कारक की वास्तविक जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से होगी। क्रिया को करने या होने में जो कोई अपनी भूमिका निभाता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया को करने या होने में जो कोई भी अपनी भूमिका निभाता है वह क्या होगा, कारक होगा। जैसे क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया जिस पर हुई है उसको कर्म कारक कहते हैं। क्रिया जिस साधन से, जिसके द्वारा होगी, उसको करण कारक कहते हैं। क्रिया जिसके लिए आपने की है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया जिससे अलग होकर हुई है उसको अपादान कारक कहते हैं। और क्रिया जिस जगह पर हुई है उसको हम अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। तो क्रिया को करने या होने में जो कोई भी अपनी भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। और
क्योंकि ये जो हमने 6 लाइन लिखी है इसका कारण ये है क्योंकि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है कि मूल रूप से या आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भेद हैं जो मूल रूप से कारक के भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे कारक एक जिक्र दे दे किसी का कि भैया किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद हैं, ये परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है, या फिर मूल रूप से कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर 6 लगाना है। लेकिन कोई आपसे ये पूछता है कि जो कारक हैं उसके भेद कितने हैं, यानी सरल तरीके से कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उत्तर लगाना है 8। क्यों? क्योंकि बाद में जो है संबंध और संबोधन कारक के रूप में 2 कारकों को और जोड़ा गया। इस तरह से इनकी कुल संख्या 8 हो जाती है। या सरल तरीके से कोई पूछता है कारक के भेद कितने हैं, तो 8 हैं। हिंदी में कारक के भेद कितने हैं, 8 हैं। लेकिन 2 तरह से जब प्रश्न पूछे कि मूल रूप से कारक के भेद कितने होते हैं, तो 6। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। मूल रूप से कारक 6 भेद होते हैं और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार भी कारक के 6 ही भेद होते हैं। अब यहां पर एक बात जहां से हम शुरू कर रहे हैं उससे आपके काफी सारे नए प्रश्न बनकर सामने आ जाते हैं। विद्यार्थी अक्सर क्या समझते हैं कि जो कारक हैं वो ये होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, इस तरह के चिन्हों को वह सोचते हैं कि कारक इन्हें कहते हैं, जबकि मैं ये पूरी तरह से गलत है। कारक इन्हें नहीं कहा जाता। हमने क्या लिखा है कि कर्ता कारक वो है जो क्रिया को करने वाला हो। अब क्रिया को करने वाला कौन होता है? वाक्य में जो कर्ता होता है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है, ना कि ये जो चिन्ह है ये कारक होते हैं। इन्हें हम कारक नहीं कहते हैं, बल्कि इन्हें हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, जो नए हैं पहली बार कारक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होंगे, बस सुनते चलिए जिन बातों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिनका पढ़ा हुआ है उनको अब दिलचस्पी यहां से बन सकती है कि सर हमने ये पढ़ा था कि ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें कारक कहते हैं, और आप कह रहे हो कि ये कारक नहीं होते हैं, इनको कहते हैं हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। कारक क्या होते हैं? क्रिया को जो करेगा वह कर्ता कारक होगा, यानी वाक्य के अंतर्गत जो भी करता है वह कर्ता कारक में आएगा। क्रिया जिस पर हुई है या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वह कर्म कारक होगा। क्रिया जिसके द्वारा होगी वह करण कारक कहलाएगा। क्रिया जिसके लिए होगी वह संप्रदान कारक। क्रिया जिससे अलग होकर होगी वह अपदान कारक, और क्रिया जिस जगह पर होगी अधिकरण कारक। संबंध संबोधन को मैं आगे आपको समझाऊंगा। यानी कि सर यहां पर हमने पहली बात तो ये समझी कि कारक कोई चिन्ह नहीं होते हैं, बल्कि जो कारक होते हैं वाक्य में, जो वाक्य में कारक होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। वह क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। तो वाक्य में जितनी संज्ञाएं या सर्वनाम होंगी, वाक्य में जितनी संज्ञाएं या सर्वनाम होंगी दोस्तों, उतने ही क्या होंगे? कारक होंगे। जैसे कि मानकर चलो मैंने एक वाक्य लिखा कि राम, मैंने यहां पर लिखा कि राम जो है, राम बाजार जाता है। मैंने लिखा राम बाजार जाता है। अब आप देखेंगे कि जिन विभक्ति चिन्हों को आप याद करते हैं उनमें से यहां पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां कोई कारक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो राम शब्द है ये यहां कर्ता है। राम कौन है? यहां कर्ता है, क्रिया को करने वाला राम है, इसलिए राम जो शब्द है ये यहां कौन होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, एक वाक्य में जरूरी नहीं है कि एक ही कारक हो, एक वाक्य में एक से ज्यादा भी कारक होते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में आप देखेंगे तो आपको एक से अधिक कारक मिलेंगे।
भाई इस क्रिया को, ये जो मारना क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? श्री राम। इसलिए श्री राम यहां कौन है? कर्ता कारक। श्री राम यहां कौन है? कर्ता कारक। ये जो रावण है, क्रिया इस पर हुई है, तो रावण कौन है? कर्म कारक। आगे सब बताऊंगा मैं, कर्म कैसे पहचानोगे, सब चीजें मैं बताऊंगा, बस सुनते चलिए। जब लेक्चर एंड होगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? बस सुनते चलिए, मैं सारी रूपरेखा धीरे धीरे तैयार करूंगा। तो श्री राम यहां कर्ता कारक है क्योंकि वह क्रिया को करने वाले हैं। रावण यहां कर्म कारक है। और क्रिया किसके द्वारा हुई है? साधन क्या है? बाण। तो ये यहां करण कारक है। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको मैंने वहां पर लिखा था कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है, क्रिया जिस पर हुई है वह कर्म कारक, और क्रिया जिसके द्वारा होती है वह करण कारक होता है। यानी कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले को यह क्लियर करना होगा कि वह वास्तव में किस कारक को पूछना चाहता है। वह सीधा श्री राम ने रावण को बाण से मारा ऐसा लिखकर कोई एक कारक नहीं पूछेगा वे आपसे। उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जिस पद में वह कारक पूछ रहा है उसको रेखांकित करना पड़ेगा, या फिर वह पूछेगा कि ये जो विभक्ति चिन्ह है ये किस कारक में प्रयोग होती है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हमने ये समझा। अब होता क्या है कि जो चिन्ह हम लोग याद रखते हैं, जो चिन्ह हम लोग याद रखते हैं कारक के, वो दरअसल इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये जो, जैसे हमने कभी सुना हो कर्ता के साथ ने आता है, क्योंकि जब वाक्य में कर्ता कोई कार्य करता है तो ने विभक्ति उसके साथ में प्रयोग होती है, लेकिन कभी होती है कभी नहीं होती। इस कारण ये जो ने विभक्ति है, चूंकि कर्ता के साथ ही प्रयोग होती है, इसलिए हम कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने लिख देते हैं। और ये जो को विभक्ति है कर्म के साथ ही प्रयोग होती है, इस कारण हम कर्म की विभक्ति को लिख देते हैं। और ये जो से विभक्ति है ये साधन के केस में प्रयोग होती है, इस कारण हम इसको करण कारक का विभक्ति चिन्ह कह देते हैं। सारे विभक्ति चिन्ह बताऊंगा। अपादान कारक का जो से है इसमें क्या अंतर है, संप्रदान कारक में भी को आ जाए तो फिर कर्म कारक से कैसे अंतर करेंगे। फिलहाल एक बात ध्यान में रखिए कि कारक कोई चिन्ह नहीं होते हैं, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर वह कारक पूछेगा तो आपको लिखकर देगा कि किस शब्द में वह कारक पूछ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि उस वाक्य में एक से अधिक जो है कारक हो। जैसे अगर मैं एक सामान्य छात्र से पूछूं कि मुझे बताओ राधा ने पत्र लिखा, राधा ने पत्र लिखा, जिसने थोड़ा बहुत कारक पढ़ा हुआ है, अगर मैं उससे पूछूं तो मुझे आप सभी इसका उत्तर दीजिए, राधा ने पत्र लिखा इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए आप सबके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे बताइए कि राधा ने पत्र लिखा इसमें कौन सा कारक है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम क्लास के आखिर में बात करेंगे बेटा, है ना। ये क्लास आगे भी आपको देखनी है। अगर आप मुझसे इधर उधर के प्रश्न करेंगे तो सोचो आगे के लिए ही, आपके लिए ही वीडियो में कचरा इकट्ठा होगा, इसलिए हम आखिर में बात करेंगे, जिससे जब आप एग्जाम के समय पढ़ें तो जो है आपको एकदम फ्लो में वीडियो जो है दिखे, पढ़ने में आपको मजा आए। तो जो भी आपके प्रश्न है मैं बीच में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आपसे आखिर में बात करूंगा। चलिए, तो यहां पर आंसर दे रहे हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक। शुभम कुशवाहा कह रहे हैं कर्ता और कर्म है, राम शर्मा कह रहे हैं कर्म है, अनु ठाकुर कह रहे हैं कर्म है। मैंने आपसे कहा है कि आप इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह प्रश्न आपसे जब पूछा जाएगा तो यह प्रश्न ही गलत है। आपको यह बताना प्रश्न पूछने वाले को यह कहना पड़ेगा कि भैया किस शब्द में पूछ रहे हो, क्योंकि राधा कौन है, राधा कौन है, वो यहां पर क्रिया को करने वाली है, इसलिए राधा शब्द में कर्ता कारक है। लेकिन ये क्रिया हुई किस पर है, पत्र पर, इसलिए पत्र शब्द यहां कर्म कारक है। यानी इस वाक्य में दो कारक है, कर्ता कारक भी और कर्म कारक भी। ठीक है, चलिए अब ऐसे मैं बहुत सारे प्रश्नों को भी हल कराऊंगा।
आपको यह भी बताऊंगा कि सर ये कर्म क्या होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि पत्र कर्म कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस सुनते चलिए। तो जो प्रश्न पूछने वाला है उसको ये लिखना पड़ेगा, वह वाक्य देगा कि राधा ने पत्र लिखा, और फिर आगे वो बोलेगा कि दिए गए वाक्य में राधा शब्द कौन से कारक में है या पत्र शब्द कौन से कारक में है, ऐसा उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। आप केवल इस विभक्ति चिन्ह के आधार पर कर्ता कारक उत्तर नहीं लगाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें एमपीएसआई बनना है और हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। इस बार की जो हिंदी है वो उम्मीद करते हैं अच्छे स्तर की होगी, तो आपको अच्छे स्तर से ही पढ़ना है, काम चलाओ हिंदी नहीं पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक से। अब बारी बारी से जो 8 के 8 कारक हैं उनको मैं आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, ठीक है। शुरू में मैंने आपको कुछ प्रश्नों के साथ में छोड़ दिया है, जिनको अभी हमने सिर्फ प्रश्न मैंने बताए हैं, कंफ्यूजन आपको दिया है, डाउट्स आपको दिए हैं। यहां से क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, ठीक है। तो चूंकि हमने ये पहले ही देख लिया है कि क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर उदाहरण के रूप में लिख दूं कि राधा ने पत्र लिखा, तो यहां पर जो राधा शब्द है वो कर्ता कारक में है, क्योंकि राधा क्रिया लिखना क्रिया को कर रही है, श्याम खेलता है, ये खेलना क्रिया श्याम द्वारा हो रही है, तो राधा और श्याम यहां कर्ता कारक में है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्ता कारक की हम विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा प्रयोग नहीं होती है। ने विभक्ति का प्रयोग, ने विभक्ति ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ केवल भूतकाल के वाक्यों में होता है। जब वाक्य भूतकाल में हो, जब वाक्य भूतकाल में हो तो ही आप कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वरना ने विभक्ति का जो प्रयोग है वो नहीं होता। ने चिन्ह का प्रयोग यहां का लिख दीजिएगा, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ केवल भूतकाल के वाक्यों में होता है। अगर आप देखें राधा ने पत्र लिखा, ये भूतकाल का एक वाक्य है, काल आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, भूतकाल का एक वाक्य है, इस कारण से कर्ता के साथ ने आया है। लेकिन श्याम खेलता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए कर्ता के साथ इस बार ने विभक्ति नहीं आई है। क्या ये ओके है, सभी के लिए क्लियर है? बताइए जरा, क्या ये सभी के लिए क्लियर है? बोलिए यस या नो। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकता है। और इस वाक्य में राधा और श्याम क्या है? कर्ता कारक है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। चलिए बताइए मुझे, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। 70 नंबर आपके पक्के हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ऊपर लेवल का होगा, और 70 में से आप जितना स्कोर करेंगे उतना मध्य प्रदेश का कोई भी छात्र आने वाले एग्जाम में स्कोर नहीं करेगा। चलिए कोई नहीं, आप फिर भी पूरे प्रश्नों को पढ़िए और मुझे उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए अलग अलग आंसर हैं, सी है, ए है, ओके। अब देखो, क्योंकि समस्या ये हो गई है और एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है,
समस्या ये हो गई है सर कि कर्ता कारक वाला वाक्य हमें चुनना है, लेकिन सभी में ही हमें को विभक्ति दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप जाएंगे इसकी परिभाषा के एक्चुअल में कर्ता कारक होता क्या है। जहां आपको कर्ता दिख जाए उसमें कर्ता कारक होगा। अगर आप देखें कि राम को जाना है, ये जाना क्रिया कौन करेगा? राम ही करेगा ना, बोलो। राम को जाना है तो ये जाना क्रिया कौन करेगा? राम ही तो करेगा। तो इस वाक्य में राम कौन है? कर्ता है। श्याम को मत जाना, श्याम एक समय, इवनिंग का एक समय है, यहां पर कोई भी कर्ता मौजूद नहीं है, इसलिए इस वाक्य में कर्ता कारक नहीं होगा। शीला को रोटी खिलाओ, शीला किसी का नाम होगा, किसी गाय का नाम हो, किसी महिला का नाम हो। शीला को रोटी खिलाओ, तो यहां भी रोटी खिलाई जा रही है, यानी शीला यहां कर्ता नहीं है। इस वाक्य में भी कोई भी कर्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इस वाक्य में कर्ता कारक नहीं होगा। बीमा को पुस्तक दो, बीमा को पुस्तक दो, यहां पर भी बीमा को पुस्तक दी जा रही है, ना कि बीमा खुद इस क्रिया को कर रही है, इसलिए यहां भी कर्ता मौजूद नहीं है। पहला वाक्य जो है इसमें राम शब्द एक कर्ता है, इसलिए इसमें कर्ता कारक है, बाकी किसी में भी कर्ता कारक नहीं है। क्या क्लियर है सभी का? सभी को क्लियर है? ओके कहेंगे एक बार। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूं परिभाषाओं को रटना है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़कर मत जाना, वरना एग्जाम हॉल में 1 नंबर गवा दोगे। तो 70 नंबर की हिंदी परिभाषाओं से आपके 5-7 प्रश्न रहेंगे। पहली कर्ता कारक की परिभाषा ध्यान रखना है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि जो कर्ता कारक, कोई भी कारक हो, उसका जो परसर्ग होता है, उसका जो परसर्ग होगा, परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है वह ने होता है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन बड़े प्रैक्टिकल तरीके से जो वाक्य में करता है वह कर्ता कारक है। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में? आगे बढ़ते हैं। तो कर्ता कारक में ये सब जानकारी ध्यान रखना। इसके बाद मैंने पॉइंट बताया है कि ने विभक्ति का प्रयोग केवल किस में होगा? भूतकाल के जो वाक्य हैं उसमें। ठीक है, भूतकाल के वाक्य में। तो ये सब जानकारी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यही सारी जानकारी आपको कर्ता कारक के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए ओके। अब कर्ता कारक के बाद बारी आती है कर्म कारक की। ठीक है, सबसे पहली बात, चूंकि कर्ता तो हमें समझ में आता है कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, लेकिन कर्म जो होता है उसको आपको पहचानना आना चाहिए। हालांकि आगे आप क्रिया में सकर्मक अकर्मक पढ़ेंगे, आप वाच्य पढ़ेंगे, तो बार बार ये कर्म आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, चूंकि कर्म कारक क्या होंगे? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, या अगर हम देखें संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया जिस पर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, या उसको भैया जो कर्म होता है ना वो ही कर्म कारक होता है। ठीक है, जो कर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये कर्म क्या होता है? देखो, कर्म निकालने के लिए आपको ना ये ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या? क्रिया के साथ में आपको प्रश्न पूछना है, क्या और किसे। ये 2 प्रश्न पूछने हैं। क्रिया के साथ में क्या और किसे, ये 2 प्रश्न पूछने हैं। इस प्रश्न को पूछने पर जो भी जवाब आपको मिलेगा वही कर्म कारक होगा, वही कर्म होगा। जैसे मैंने लिखा कि राम फल खाता है, मैंने लिखा राम, या मैंने लिख दिया राधा पत्र लिखती है। मैंने लिखा राम श्याम को पढ़ाता है। मैंने लिखा सुरेश तेज दौड़ता है। मैंने यहां पर 4 वाक्य लिख दिए। अगर आपको किसी वाक्य में कर्म की पहचान करनी है कि उस वाक्य में कर्म है क्या,
तो आप सबसे पहले जो क्रिया है उसको अंडरलाइन करेंगे और क्रिया के आगे आप इन शब्दों को रखेंगे क्या और किसे। क्या रखने पर उत्तर मिलती है निर्जीव वस्तुएं, किसे रखने पर आपको उत्तर मिलती है सजीव वस्तुएं, जैसे कि व्यक्ति, इस तरह से, ठीक है, इंसान, ठीक है, सजीव वस्तुएं मिलेंगी। सजीव जो है इससे निर्जीव उत्तर प्राप्त होगा और इससे सजीव उत्तर प्राप्त होगा। जैसे मैंने लिखा राम फल खाता है, खाता है क्रिया के आगे आप प्रश्न जोड़िए क्या खाता है, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, फल। अगर जवाब मिल रहा है तो ये कर्म है। यहां पर राधा पत्र लिखती है, आप यहां प्रश्न पूछेंगे क्या लिखती है, तो जवाब आएगा पत्र लिखती है, तो पत्र यहां कर्म है। मैंने लिखा राम श्याम को पढ़ाता है, आप प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ाता है, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। बताओ राम श्याम को पढ़ाता है, मैंने बोला क्या पढ़ाता है, क्रिया के आगे ही रखने ना ये शब्द, राम श्याम को पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब जवाब नहीं मिले तो दूसरे शब्द को ट्राई कीजिए, किसे पढ़ाता है, अब जवाब मिल जाएगा श्याम को पढ़ाता है, तो श्याम यहां पर कौन है, कर्म है। फिर से प्रश्न पूछेंगे सुरेश तेज दौड़ता है, आप दौड़ता क्रिया के आगे शब्द रखेंगे क्या दौड़ता है, हमारे पास वाक्य है कि सुरेश तेज दौड़ता है, आपने रखा क्या दौड़ता है, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप रखेंगे किसे दौड़ता है, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस कारण से ये जो चौथा वाक्य है इसमें कोई भी कर्म मौजूद है ही नहीं, कोई भी कर्म मौजूद है ही नहीं इस वाक्य में, ठीक है। बाकी तीन वाक्य में कर्म है। तो क्या अब आप कर्म निकाल पाएंगे वाक्य में, बोलो जरा यस या नो, कर्म निकाल पाएंगे सभी, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वाक्य में क्या और किसे प्रश्नों को पूछना है। तो जब आपको वाक्य में कर्म मिल जाए तो समझ जाइएगा वहां पर कर्म कारक है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कह रखा है एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। राम बच्चों को पढ़ा रहा है, ये जो रेखांकित पद है क्या ये कर्म है, देखो जरा, राम बच्चों को पढ़ा रहा है, आप प्रश्न पूछेंगे किसे पढ़ा रहा है, तो आपको जवाब आएगा बच्चों को, तो बच्चों शब्द यहां पर क्या है, कर्म कारक में है। मां ने बेटे को समझाया, आप प्रश्न पूछेंगे किसे समझाया, बेटे को समझाया, तो बेटे यहां पर कर्म कारक है। मैंने कल बंदर देखा, प्रश्न पूछिए जरा, प्रश्न पूछिए जरा, मैंने कल बंदर देखा, देखा के आगे प्रश्न पूछिए किसे देखा या क्या देखा, तो आपको जवाब मिलेगा क्या, बंदर देखा, तो बंदर यहां पर कर्म है। अब चूंकि अगर ये शब्द कर्म है तो ये कर्म कारक में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाक्य में केवल कर्म कारक ही है। क्योंकि राम यहां पर क्रिया को करने वाला है तो राम शब्द यहां कर्ता कारक में है। मां, इस क्रिया को समझाना क्रिया मां के द्वारा हो रही है तो मां भी यहां कर्ता कारक है। और ये जो मेरे द्वारा बंदर को देखा, देखना क्रिया मेरे द्वारा हुई है, इस कारण से ये मैं जो शब्द है सर्वनाम है, ये कर्ता कारक में है। आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहली, कर्म कारक की जो परिभाषा है वो क्या होती है। दूसरा ध्यान रखना है कि कर्म कारक का जो परसर्ग होता है, जो विभक्ति चिन्ह होता है, वह क्या होता है, को होता है। कर्म कारक का जो परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है, वह क्या होता है, को होता है। लेकिन इस को का प्रयोग कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे मैंने कल बंदर देखा ऐसा भी लिख सकते हैं और मैंने कल बंदर को देखा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कई बार आपको को विभक्ति दिखेगी, कई बार नहीं दिखेगी, लेकिन कर्म आपको पहचानना आना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बंदर तो सजीव है और क्या तो निर्जीव के लिए होता है। हाँ, तो आप ऐसा पूछ लीजिए ना, मैंने कल बंदर देखा, किसे देखा, बंदर देखा, ठीक है। चलिए, किसे शब्द से सटीक उत्तर के लिए आपको व्यक्ति जो है वो मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो, जो इसकी पीडीएफ है वो मैं जो अपना टॉपर टेम्पल का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगी इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ, और आपके यहाँ पे कोर्स में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये वीडियो अभी यूट्यूब पर भी रहेगी तो जो है उन बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उन्हें पीडीएफ, क्योंकि आप लोगों ने कोर्स ले रखा है, उन्हें जो पीडीएफ है वो टॉपर टेम्पल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बाकी मैंने यहाँ समझा दी। जब आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सब आप हल कर दोगे, ठीक है। तो भैया, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम कर्म, ठीक है। चलिए, कुछ और प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं।
मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, वाक्य में जो पत्र है वह कौन सा कारक है? तो इस तरह से जब वे प्रश्न पूछेगा तब ये प्रश्न शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैंने में भी क्या है, में क्या है, कर्ता कारक, और पत्र क्या है, कर्म कारक। क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे क्या लिखा, पत्र, तो पत्र यहां कौन है, कर्म है। अगर पत्र यहां कर्म है तो इसमें कर्म कारक होगा। अब एक प्रश्न जो है इसमें गलत पूछ लिया गया था, क्या था, अशोक ने पत्र पढ़ा, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब अगर आप देखें तो ये प्रश्न को पूछने का तरीका गलत है, ठीक है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये जो प्रश्न है पूछने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो विकल्प हैं जो दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि अशोक शब्द यहां कर्ता है, इसलिए इस वाक्य में कर्ता कारक है। लेकिन यहां पर जो पत्र शब्द है, जब आप क्रिया के आगे क्या शब्द रखेंगे, क्या पढ़ा, तो आपको पत्र जवाब मिलेगा। पत्र में कर्म कारक भी है। इस प्रश्न में कर्ता कारक भी है, इस प्रश्न में कर्म कारक भी है। फिर सर अगर ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो पहले मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूं। इसकी कहानी यह है कि यह प्रश्न आपके यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, और इस प्रश्न को लेकर चूंकि ये प्रश्न गलत पूछा गया है तो इस प्रश्न को लेकर आपत्ति लगाई गई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एमपी की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है। वहां के जो पेपर बनाने वाले हैं उनको ढोर की संज्ञा हम दे सकते हैं। एमपी के पेपर बनाने वाले गधों की संज्ञा गधों से उनको जो है उनको नवाजा जा सकता है, ठीक है। गधे ग्रुप के नाम से हम एमपी का जो आयोग है जो इन एग्जाम्स को देखता है उसको हम कह सकते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में चूंकि यूपी में तो ये एग्जाम इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन एमपी में क्या हाल होंगे उसके लिए हमें ये तैयार रहना है कि अगर इस तरह से प्रश्नों में आप फंस जाएं तो ध्यान रखिएगा उन्होंने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बनाया, ठीक से देखा नहीं, इसलिए आपको जो विभक्ति चिन्ह दिख रहा हो वही आप उत्तर लगाएंगे। क्योंकि ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का आता है, फिर आप कर्म कारक उत्तर नहीं देंगे, ठीक है क्या? चलिए, क्या ये क्लियर है? मैं बड़ा आपको पता नहीं इतना ज्यादा मुझे इस बात से फ्रस्ट्रेशन है, नाराजगी है कि मतलब कहते हैं ना जूते भिगो भिगो कर मारने वाली स्थिति, कि तुम लोगों से, तुम जो फ्री का खा रहे हो, फ्री की तुम सैलरी पचा रहे हो, कुर्सियां तोड़ रहे हो, और तुम लोगों से 100 नंबर का पेपर नहीं बनता। जो बच्चे 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तुमसे एक पेपर नहीं बन पाता, तो तुम लोग जीवन में क्या करोगे? तुम्हारा नर्क जीवन है। तुम जो है इसके बाद भी तुम सोचो कि तुम्हें जो है मरने के बाद तुम्हें कुछ जो है तुम्हें कुछ अगर स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता है तो तुम्हारी स्थिति घनघोर नर्क में जो है तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्म इसकी सबसे बड़ी महत्व होता है, इसका सबसे बड़ा महत्व होता है, और तुम उसको नहीं निभा रहे हो। लोग भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, ये भी तो एक तरह का करप्शन है कि तुम फ्री फोकट की सरकार का पैसा ले रहे हो, कुर्सी तोड़ रहे हो, तुमसे 100 नंबर का एक पेपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो पर हम सब चीजों को ध्यान रखें, हम सब चीजों को ध्यान रखें कि अगर जो प्रश्न है हमें तो हमारे नंबर बचाने हैं, इसलिए विभक्ति चिन्ह के हिसाब से आप उत्तर दे दीजिएगा, आपका नंबर बच जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले का फिर मतलब सिर्फ कर्ता कारक से ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का या अगले कारक की बात करते हैं, और अगला कारक है वह है करण कारक। अगला कारक क्या है? करण कारक, ठीक है। करण कारक के बारे में बात करें तो करण शब्द हमने शुरुआत में देखा था कि क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वह करण कारक होता है। करण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको ध्यान रखेंगे कि करण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, ठीक है। क्रिया को करने का साधन क्या है? क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ठीक है। तो करण का अगर शाब्दिक अर्थ पर बात करें तो वह क्या होता है? हमारा साधन, ठीक है। लेकिन करण कारक की, करण का अर्थ तो साधन है, करण कारक की क्या परिभाषा है
उस पर बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का हमें बोध हो। और करण कारक चूंकि क्रिया किसी के द्वारा करनी है तो जिसके भी द्वारा आप करोगे उसके साथ में सामान्यतः से या के द्वारा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए करण कारक के जो चिन्ह हैं वो हैं से या के द्वारा। कभी ये प्रयोग होंगे, कभी ये प्रयोग नहीं होंगे, लेकिन आपको वाक्य में जो साधन है उसको पहचानना है कि भैया क्रिया इस साधन से हुई है, चाहे चिन्ह मिले चाहे ना मिले, और वह साधन ही करण कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे इन वाक्यों को आप देख सकते हैं। मैं गेंद से खेलता हूं, ये खेलना क्रिया किसके द्वारा हुई है? गेंद के द्वारा। इस कारण गेंद शब्द जो है यहां करण कारक में है। मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई, ये जो सूचना प्राप्त होने की क्रिया है ये किसके द्वारा हुई है? पत्र के द्वारा। मैंने गिलास से पानी पिया, ये जो पानी पीना है, पानी पीने की क्रिया को करने वाला कौन हूं? मैं। तो मैं तो कर्ता कारक में हूं, लेकिन मैंने इस क्रिया को किसकी मदद से, किसके सहारे से, किसके द्वारा की? गिलास के द्वारा। तो गिलास शब्द होता है यहां पर करण कारक। उसने छल से पराजित किया, ये जो पराजित करने वाली क्रिया है, ये जो पराजित करने वाली क्रिया है किसके द्वारा हुई है? धोखे से, छल के द्वारा। तो छल शब्द यहां पर क्या है? करण कारक है। क्या ये ओके है? क्या ये ओके है? बोलो जरा। चलिए, एमपीएसआई में नहीं करेंगे कांस्टेबल जैसा, बेफिक्र रहिए, उनको भी थोड़े से हाथ लग गए होंगे, थोड़ा वो तो होती है, आलोचना तो होती है, और बाकी जो है आप थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिए, उसकी भावनाओं को भी समझिए, क्योंकि अब हम ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे हमें एग्जामिनर की भावनाएं समझना पर, भावनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा बजाय फैक्ट्स पर, और अच्छे स्तर का पढ़िए। ठीक है, इस तरह की चीजों को पढ़ोगे तो आपके जो स्कोर है बेहतर ही रहेगा अन्य छात्रों की तुलना में। ठीक है, चलिए यहां तक ओके है, किसी को कोई दिक्कत? सर पानी करण कारक होगा क्या? पानी कहाँ है? नहीं, पानी करण कारक क्यों होगा? पानी तो आपने पिया है ना, क्या पिया? पानी तो कर्म कारक है। आप जहां प्रश्न पूछेंगे क्या पिया, तो पानी तो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, कर्म। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम अपने मन से दिमाग मत लगाओ, यहां पर सोच लो वो दिमाग में चल रहा है विष कौन सी संज्ञा है? विष क्या है? वो एक लिक्विड है तो द्रववाचक संज्ञा है। अब तुम इधर फोकस कर रहे हो कि अपने मन से कुछ भी सोचे जा रहे हो? इधर फोकस करो, है ना, वो आखिर में बात करेंगे हम। फिर मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देख पाऊंगा अगर आप इस तरह के आप प्रश्नों को जो है आखिर में बात करो, जो भी प्रश्न है ना। अभी हम फ्लो में पढ़ते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं, कैसे प्रश्न आपको इससे दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि परिभाषाओं को ध्यान रखिएगा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं हम करण कारक। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं हम? करण कारक। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आपको बताना है किस वाक्य में करण कारक है। चलिए बताइए, किस वाक्य में करण कारक है? किस वाक्य में करण कारक है? चलिए सभी उत्तर दीजिए। निशा चौहान, सभी बी उत्तर दे रहे हैं, बढ़िया, बहुत होशियार। तो भैया करण कारक के लिए बस आपको ये देखना है कि काम किसी के द्वारा हो रहा हो। ठीक है, और चूंकि इसको हम देख सकते हैं वह कलम से लिखता है, तो ये वाक्य एकदम सही है, कलम के द्वारा कार्य हो रहा है, तो कलम है जो हमारा करण कारक में है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? किस कारक का परसर्ग है से या के द्वारा? तो से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? करण कारक का परसर्ग है। से जो परसर्ग है आपको अपादान कारक नहीं मिलेगा, लेकिन वहां के द्वारा नहीं मिलेगा, इसलिए ये दो शब्द लिख दिए हैं, तो ये सीधा उत्तर केवल और केवल करण कारक का है। चलिए क्या और प्रश्न भी है, बताओ जरा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। आपको इसमें थोड़ा आगे नहीं लिखा है प्रश्न, पर यहां पर हम बता सकते हैं बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे शब्द कर्ता कारक में है, लेकिन बस शब्द जो है साधन क्या है? बस शब्द में क्या है आपका? करण कारक है, तो डी यहां पर आपका उत्तर होगा। ठीक है, कर्ता कारक तो है भी नहीं विकल्प में, और बाकी मैंने आपको बता रखा है कि
शुद्ध प्रश्न पूछने का, जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्लियर करना होता है क्योंकि यहाँ कर्ता कारक भी है, यहाँ करण कारक भी है। पर हम एमपी के एग्जाम के हिसाब से अगर दो दो दिख रहे हैं तो जिसकी विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, परसर दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आप उत्तर देंगे। क्या सभी को क्लियर है बताइए जरा, क्या सभी को क्लियर है बताइए जरा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला कारक क्या है हमारा उस पर बात करते हैं। चलो पहले एक और उत्तर दे दीजिए, बताओ निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो बताइए। चलो बताओ, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसको बताइए। आराम से सोचो। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, भोजन के निमित्त पधारी है। ये भी एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। इसमें एग्जाम अब शायद आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको एग्जाम का नाम नहीं लिखेगा, या तो एमपी के एग्जाम के हैं या यूपी राजस्थान इस तरह के एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहां भी सभी सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगर हम देखें कि अगर आपको करण कारक चाहिए दोस्तों, तो करण कारक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य में कोई काम किसी के द्वारा हो रहा होगा। अगर हम देखें लड़का दर्द के मारे, यानी दर्द के कारण, दर्द से, के मारे की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं दर्द से छटपटा रहा है। बोलो, तो ये छटपटाना क्रिया किसके द्वारा हो रही है? दर्द के द्वारा हो रही। लेकिन भोजन के निमित्त पधारी है, यानी निमित्त का मतलब होता है के लिए, भोजन के लिए पधारी है, यहां नहीं है। सिंह जो है वन में या गुफा में रहते हैं, यहां भी ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो। सरकार गरीबों के वास्ते, के वास्ते का मतलब भी होता है के लिए, सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो यहां भी ऐसा नहीं है कि जहां पर काम किसी के द्वारा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां हम के मारे की जगह से रख सकते हैं और इस तरह से दर्द एक करण यानी साधन बन जाएगा जो कि छटपटाना क्रिया को करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, और अब अगला नाम है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक क्या होता है? तो संप्रदान कारक में आपको ध्यान रखना है, संप्रदान कारक में क्या होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था क्रिया किसके लिए हुई है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को कुछ दिए जाने का बोध हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसी में आप ये भी लिख सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए क्रिया को किए जाने का बोध हो उसको भी हम संप्रदान कारक कहते हैं। दोनों ही बातों को ध्यान रखिएगा। शुरू में जो बताया था क्रिया किसके लिए हुई है वो संप्रदान कारक है, ये भी परिभाषा के रूप में आपसे प्रश्न आ सकता है। और इस परिभाषा को भी ध्यान रखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को कुछ दिए जाने का बोध हो, किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो, यहां पर आप दोनों लिख सकते हैं, किसी को कुछ दिए जाने का बोध या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो, किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। दोनों ही परिभाषाओं को आप याद रखिएगा, दोनों ही आपसे परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब चूंकि हमने कर्ता कारक का परसर्ग पढ़ा ने, कर्म कारक का परसर्ग पढ़ा को, और करण कारक का परसर्ग पढ़ा से या के द्वारा। अब संप्रदान कारक के परसर्ग क्या क्या होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होंगे? तो भैया जो आपने अभी कर्म कारक में देखा था को, वो आपको यहां भी दिखाई देगा, लेकिन दोनों में अंतर है, मैं बताऊंगा आपको। के लिए शब्द, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा ये मिलेगी। फिर के लिए के ही पर्यायवाची समझ लीजिए, के वास्ते मतलब के लिए, के निमित्त मतलब के लिए, के हेतु मतलब के लिए, और के अर्थ मतलब के लिए। जैसे कि यहां पर हम कुछ वाक्यों को देख सकते हैं कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। आपको क्या करना है, के लिए ये जो विभक्ति चिन्ह है ये किसके साथ प्रयोग हुई है? राधा के साथ, इसलिए राधा शब्द यहां पर संप्रदान कारक में है। ठीक है, गरीबों के निमित्त सभी दान दो, तो यहां पर के निमित्त जो शब्द है
के निमित्त हमें विभक्ति चिन्ह किसके लिए प्रयोग हुई है? गरीबों के लिए। तो गरीबों शब्द में यहां पर क्या है? आपका संप्रदान कारक है। और नौकरी के अर्थ, के अर्थ का अर्थ क्या होता है? के लिए। नौकरी के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तो नौकरी शब्द यहां पर क्या है? संप्रदान कारक है। क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए जरा, कोई नंबर आप गवाएंगे तो नहीं परीक्षा में? बोलो। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन पैदा करता है परीक्षा हॉल में, क्योंकि के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के अर्थ ये दिख जाए तो संप्रदान कारक ही वहां उत्तर होगा। लेकिन सर अगर ये को दिख जाए हमें, क्योंकि को तो हमने कर्म कारक में भी पढ़ा है, को तो हमने कर्म कारक में भी पढ़ा है, और आपने संप्रदान कारक में भी उसको परसर्ग चिन्ह के रूप में रख दिया, तो फिर हम कर्म कारक उत्तर लगाएंगे या संप्रदान कारक उत्तर लगाएंगे? ठीक है, क्योंकि हमें कर्म पहचानना तो आता है, कर्म पहचानना तो आता है, फिर भी जब ये प्रश्न परीक्षा सामने आते हैं इस तरीके, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और वे उसका गलत उत्तर दे देते हैं। तो मैं आपको कुछ बातों को बता देता हूं। ठीक है, चलिए, आपके सामने अभी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को आप मेरे साथ में पढ़िए और आपको इनमें से उत्तर लगाना इन वाक्यों को पढ़कर कि इसमें कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सही उत्तर देना। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न, माँ ने बेटे को समझाया, इसमें क्या है? कर्म कारक या संप्रदान कारक? चलिए, पहले का कह रहे हैं कर्म कारक, आप जो कहेंगे मैं वो लिखता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कर्म है या संप्रदान है? दूसरे वाले का उत्तर दीजिए, दूसरे वाले का उत्तर दीजिए, कर्म है या संप्रदान है? दूसरे वाले का उत्तर दीजिए, कर्म या संप्रदान? ठीक है, क्योंकि के लिए जो विभक्ति चिन्ह है ये आपका कर्म कारक में नहीं आता है, इसलिए ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये संप्रदान है। अभी मैं ऊपर वाले का सब पर बात करूंगा मैं, अभी तो चलो इस पे अभी कुछ मत सुनो, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारे प्रश्न लिख रहा हूं, उत्तर लिख रहा हूं। भूखे को भोजन दो, चलिए बताइए, तीसरे प्रश्न को बताइए, भूखे को भोजन दो ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? भूखे को भोजन दो, तीसरे का उत्तर जल्दी दीजिए। तीसरे का संप्रदान, कर्म, कर्म, संप्रदान। चलिए, थोड़ा मिला जुला हुआ आपने उत्तर दिया है। भूखे को भोजन खिलाओ, चौथे का बताइए, भूखे को भोजन खिलाओ, चौथे का उत्तर बताइए। चौथे प्रश्न में क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है, अभ्यास ही है जो आपको चीजों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। चौथे का आप उत्तर दे रहे हैं कर्म संप्रदान, कर्म संप्रदान, ऐसा ही चल रहा है, कर्म कर्म कारक बोल रहे हैं ज्यादातर, अच्छी बात है। चलिए, पांचवे का उत्तर दीजिए मुझे जरा, मेज को सही जगह रख दो, मेज को सही जगह रख दो, बताओ कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? बताइए, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? मेज को सही जगह रख दो, मिले जुले आंसर है। चलिए, एक प्रश्न, राजा भिक्षुक को दान देता है, आखिरी, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। राजा भिक्षुक को दान देता है, छठवें प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए जल्दी। राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान, संप्रदान बोल रहे हैं सभी। चलिए, ओके, आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अगर आपके सामने के लिए विभक्ति आती है तो आपको कोई कंफ्यूजन है नहीं कि कर्म कारक है या संप्रदान है, क्योंकि कर्म कारक में के लिए विभक्ति नहीं आती है, इसलिए यह संप्रदान कारक में ही होगा। ठीक है, हमें दिक्कत यह है, ये जो को दिखाई दे रहे हैं कि इनमें कर्म कारक लगाएं या संप्रदान कारक लगाएं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर को विभक्ति के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, को विभक्ति के साथ में अगर देना क्रिया होती है, को विभक्ति यानी को परसर्ग दिख जाता है आपको, और क्रिया जो है उसमें देना होती है, लेकिन ये जो देना क्रिया है इसका अर्थ निकले दान के अर्थ में, दान के अर्थ में। दान के अर्थ में मतलब क्या है? दान के अर्थ में मतलब क्या है?
दान के अर्थ में मतलब है कि जब आप किसी को कोई वस्तु देते हो लेकिन उससे वापसी की गुंजाइश नहीं करते हो, यानी किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए आपने दे दी है और रिटर्न में आप कुछ भी नहीं चाहते हो, तो वह होगा क्या? दान। ठीक है, दान हो। अब ऐसा ही क्या होता है, पुरस्कार भी होता है। पुरस्कार क्या होता है, जैसे कि आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो आपसे ये कहा जाता है कि भैया अगले महीने तू मुझे पुरस्कार वापस करेगा, नहीं। तो दान हो, पुरस्कार हो, यानी जब कुछ इस तरह से दिया जाए कि आपको वापस उससे वो चीज नहीं चाहिए हो, तो वह किस में आएगी? दान में, या दान वाली जो मैं देना क्रिया कह रहा हूं उसके अंतर्गत वह आने वाली है। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि मां ने बेटे को समझाया। सर यहां हमें को विभक्ति दिखाई दे रही है, तुरंत दिमाग ठनकेगा कि सर को के साथ एक बार देख ले कि क्रिया का कहीं देना क्रिया कहीं लिखी है, कहीं भी नहीं लिखी है, तो फिर ये कर्म कारक में ही आएगा। भूखे को भोजन दो, सर को विभक्ति दिखाई दे रही है और यहां पर देना क्रिया है, इसलिए अब ये कर्म कारक में ना पहुंचकर ये किस में पहुंचेगा? संप्रदान कारक में जाएगा। ठीक है क्या? भूखे को भोजन खिलाओ, सर को विभक्ति यहां लिखी हुई है लेकिन देना क्रिया नहीं है, इसलिए ये कर्म कारक में आएगा। देना क्रिया हो को के साथ तो ही संप्रदान कारक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेज को सही जगह रख दो, को शब्द है, सर रख दो, यहां पर भी तो देना आ रहा है, तो क्या ये संप्रदान कारक है? देखो रख दो ये संयुक्त क्रिया है, यहां देना क्रिया नहीं है, दान देने जैसा यहां पर भाव नहीं है, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये दान वाली यानी देना क्रिया नहीं है, इसलिए ये भी कर्म कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, सर को लिख रहा है और तो और क्वेश्चन ने बहुत मदद कर दी, सीधा ही लिख दिया दान दे रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? संप्रदान ही लगाओगे। सर यहां पर राजा सेवक को कंबल देता है, अब राजा सेवक को क्या कर रहा है? को विभक्ति दिखाई दे रही है और देना क्रिया भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक राजा सेवक को कंबल देगा तो ये थोड़ी कहेगा कि भैया परसों तू मुझे भी कंबल देगा जब मुझे जरूरत लगेगी, तो ऐसी तो स्थिति है नहीं। ये देना क्रिया यहां परमानेंट देना है, वापस आपको नहीं चाहिए, यानी दान का भाव है, इसलिए यहां संप्रदान है। इसके बाद में राम ने राधा को कलम दी, सर को विभक्ति दिखाई दे रही है लेकिन ये दान वाला केस नहीं है, यहां पर दान वाला केस नहीं है। राम ने राधा को कलम दी, ठीक है, राम ने राधा को कलम दी, ये एक व्यवहारिक देना लेन देन चल रहा है, ये व्यवहारिक लेन देन चल रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें दान दिए, वो 100 रुपए तो मुझसे जो है वापस भी ले सकते हो। ठीक है, तो उधारी वाला जो केस होता है देने का, वहां संप्रदान नहीं होता है। संप्रदान में क्या शब्द है? दान शब्द। जब दान वाला केस हो तो ही को के केस में दान वाला केस हो तो ही संप्रदान आप लगाएंगे, वरना यहां क्या रहेगा? कर्म कारक। ठीक है, हालांकि हम फिर से हमारे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है एमपी के एग्जाम में, उसको लेकर इस प्रश्न में फिर से वो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए आपको विकल्पों को ध्यान में रखकर इसका आप उत्तर दीजिएगा। बाकी आपको जो मैंने बात बताई है उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, दान में ही संप्रदान है, सही बात है। क्या लाइन लिखी है सौरभ? चलो बताओ, मजा आया पढ़ने में? मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को? बताओ। चले, चलो ठीक है, तो अब हमने क्या क्या कर लिया है? कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया। ठीक है, हमारे 4 कारक हो चुके हैं। अब हमारा अगला कारक क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान क्या होता है? जिससे अलगाव का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से आपको ये लगे ना कि कोई वस्तु किसी से अलग हो गई है, मुख्य अर्थ तो इसका यह है कोई वस्तु किसी से अलग हो गई है। तो कोई वस्तु किसी से अलग हो जाए
तो वहां आप अपादान कारक आप लगाएंगे। लेकिन अलग होने के कुछ और भी मतलब होते हैं। एक तो अलग अलग होती हुई दिखे वस्तु आपको, तो आपको बताना है अपादान कारक। अब दूर हो रही है कोई वस्तु तो अपने आप ही अलग होगी, लेकिन चूंकि आप उसको समझ नहीं पाएंगे अलग हो रही नहीं हो रही, इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि जहां अलगाव का बोध हो, जहां दूरी का बोध हो, जहां आप किसी की किसी से तुलना करें, जहां आप किसी से नफरत करें, जहां से कुछ निकलने का यानी अलग होने का बोध हो, आप किसी से डर रहे हो, आप किसी से शर्मा रहे हो आदि जब बोध होते हैं तो वहां अपादान कारक आता है। जैसे यहां देखिए लिखा है कि फल पेड़ से गिर पड़ा। अब चूंकि इसमें हमें ध्यान पहली तो क्या रखना है, परिभाषा, अलगाव का बोध हो, दूरी का दूर होने का बोध हो आदि अपादान कारक होते हैं। और इसका जो परसर्ग है वह क्या होता है, से होता है। इस से को हमने कहां देखा था, करण में भी देखा था, लेकिन वहां पर जो से था वो साधन को बता रहा था, यहां पर से बताएगा एक दो जो वस्तुएं वो आपस में अलग होंगी, इसका बोध वह उससे कराएगा। जैसे फल पेड़ से गिर पड़ा, तो यहां पर फल क्या होगा, पेड़ से गिरेगा तो पेड़ से अलग होगा ना, तो पेड़ शब्द में यहां पर क्या है, अपादान कारक है। ठीक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, स्कूल से दूरी का बोध करा रहे हो, चूंकि से विभक्ति आपको मिलेगी, देखो सभी जगह से सब जगह से मिलेगा। लेकिन ये जो से है ये करण कारक वाला है या अपादान वाला है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भैया कहीं अलगाव का, दूरी का, निकलने का, तुलना का, डर का, लज्जा का, इनका कहीं भाव तो नहीं है। अगर हो तो फिर वो अपादान है, करण नहीं रहेगा। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, सर से फिर से मिल रहा है, और यहां पर गंगा चूंकि हिमालय से निकलेगी तो हिमालय से अलग होगी। दिव्या रमा से अच्छा गाती है, यहां पर दिव्या और रमा की तुलना हो रही है, इसलिए यहां जो से आया है इसमें रमा अपादान कारक में होगी और इस वाक्य में हम अपादान कारक कहेंगे। विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, ये जो से यहां आया है इससे हमें समझ में आ रहा है डरने का, भय का भाव है, इसलिए गुरुजी क्या होंगे यहां पर अपादान कारक में होंगे। क्योंकि विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, तो ये डरने का भाव मतलब क्या है, अगर आप किसी से डरोगे तो उससे दूर रहोगे ना, उससे दूर रहना चाहोगे। भैया भूतों से आपको डर लगता है, लेकिन आप इसका डर लगता है तो इसका मतलब क्या है, भूतों से दूरी बनाना चाहते हो, इसलिए डरने का भाव अपादान में आता है क्योंकि आप उससे अलग रहना चाहते हो। राधा बड़ों से शर्माती है, भैया राधा के सामने जैसे ही कोई बड़े लोग आ जाते हैं ना तो उसको शर्म आने लगती है। अब शर्म आने का मतलब क्या है, शर्म आने का मतलब है कि वह कहीं ना कहीं उनसे दूर रहना चाहती है। शर्म भी आ रही है और तुम पास भी घुसे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो शर्माने के भाव में भी क्या होता है, अलगाव का भाव होता है कि आप थोड़ा दूर रहना चाहते हो। तो राधा बड़ों से शर्माती है, तो यह से शब्द है और शर्माने लज्जा का भाव है, इसलिए यहां पर भी क्या है, अपादान कारक है। सही है क्या, चलिए ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इन सब कारणों पर आपको अपादान कारक लगाना है। ठीक है। अब थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि करण कारक का जो से विभक्ति है, क्योंकि से विभक्ति का प्रयोग हमने करण में भी देखा और से विभक्ति का प्रयोग हमने अपादान में भी देखा, तो थोड़ा सा इस बात पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस वाक्य में करण है और किस वाक्य में अपादान है। जैसे राम साइकिल से घर जाता है, सर यहां से विभक्ति का प्रयोग हुआ है साइकिल के लिए, लेकिन यहां साइकिल से राम अलग नहीं हो रहा है, बल्कि साइकिल को ही वह साधन बना रहा है, साइकिल यहां साधन है, इसलिए यहां पर क्या होगा, करण कारक। अगर आप यहां बात करें कि राम साइकिल से गिर गया, इस बार क्या है ना कि राम साइकिल से गिर गया मतलब साइकिल से वह अलग हो गया, तो इस बार में ये जो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये किस कारक के लिए हुआ है, अपादान कारक के लिए। सुई से धागा पिरोया जाता है, सर यहां पर से शब्द का प्रयोग हुआ है साधन के अर्थ में, क्योंकि साधन क्या है, सुई, सुई के द्वारा ही धागा पिरोया गया है, से की जगह आप के द्वारा भी लिख सकते हो। तो सुई से धागा पिरोया जाता है, यहां पे कुछ भी अलग नहीं हो रहा है,
इसलिए ये है करण कारक। और अगर मैं यहां लिख दूं कि सुई से धागा निकल गया, इस बार जो से है ये किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध करा रहा है, इसलिए यहां होगा अपादान कारक। राम घर से विद्यालय जाता है, इसमें बताइए, चलिए पांचवें प्रश्न का जवाब देंगे। साधन से गिर गया हो उसका मतलब वे अलग हो गया है, तो आपको अपादान ही लगाना है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिए। पांचवें प्रश्न का अपादान कह रहा है बिल्कुल, राम घर से विद्यालय जाता है। देखो यहां पर क्या है ना, से विभक्ति आई है तो करण या अपादान में से होगा कुछ, लेकिन राम घर से विद्यालय जाता है तो घर कोई ऐसा तो नहीं, घर कोई मोटरसाइकिल हो, बस हो के घर पे बैठे और विद्यालय पहुंच गए। घर यहां पर साधन नहीं है, बल्कि यहां पर किसका भाव है, दूरी का भाव है कि राम अगर घर से विद्यालय जाएगा तो राम घर से दूर हो जाएगा और विद्यालय पहुंचेगा, तो यहां दूरी का भाव है, इसलिए ये अपादान है। अगला, राम बस से विद्यालय जाता है। अब घर की जगह बस आ जाए तो बस यहां पर क्या होगा, साधन है। बस तो यहां पर क्या है, साधन है, बस से अलग होकर नहीं जाएगा, बस में ही बैठ कर जाएगा, वो साधन बनाकर जाएगा, तो इसलिए यहां क्या होगा, करण। मजा आया, बोलो। हो सकता है कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बाहर, अगर जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ऐसा ही पढ़ते रहे तो। मजा आ गया भाई मंजेश को, चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने एक प्रश्न को देख लेते हैं। चलो मुझे बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्न वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बताइए किस में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए। जो भी छात्र YouTube पर वीडियो को देखेंगे वह टॉपर टेम्पल का टेलीग्राम चैनल है, वहां से क्वेश्चन की जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ओके, देखो अगर हम पहले वाक्य पर थोड़ा सा बाद में बात करें, नीचे देखें, आकाश से गिरी एक बूंद, यहां पर क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि आकाश से जब एक बूंद गिरेगी तो वो अलग होगी। रेल से उतरा मुसाफिर, यहां भी क्या है, अपादान कारक होगा, रेल से मुसाफिर उतरेगा तो अलग होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गोली समझ बेटा। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो पेड़ से गिरता सेब, पेड़ से जब सेब गिरेगा तो अलग होगा, अपादान कारक है। लेकिन पैरों से चलना यात्रा कहलाती है, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। यहां पर पैर, प्राण, समुदाय और देश व काल ये हैं साधन। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए। सर ए और सी में कंफ्यूज्ड हैं। ए और सी में क्यों कंफ्यूजन, रेल से उतरा मुसाफिर, रेल से कोई मुसाफिर उतरेगा तो अलग होगा ना, तो क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए ओके, तो अब हमें एक आध प्रश्न का और जवाब देते हैं। चलिए बताइए, निम्न वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। चलो जल्दी बताओ, अपादान किस पर है। निम्न वाक्यों में अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। सी। चले, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, क्योंकि यहां सीधा समझ में आ रहा है कि यह अलगाव का बोध है, नाता तोड़ोगे तो दूर जाओगे। ठीक है, चलिए बाकी से नहीं है। ठीक है, चलो इसमें बताइए कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं। उससे अच्छे तो आप हैं। हाँ,
बिल्कुल, क्या बात है, आपने पहचान लिया कि इसमें तुलना हो रही है, और तुलना होती है तो वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, बिल्कुल, क्या बात, तुलना हो रही है इसलिए ये अपादान कारक है। चलो, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, बताओ। ठीक है, चूंकि मैंने आपसे कहा है, अभी आप संबंध कारक पढ़ेंगे ना, तो वहां आपका घर, यहां आपको संबंध कारक भी मिलेगा, लेकिन हम अभी प्रश्नों के, मैंने आपको सारी चीजों को बता दिया, प्रश्न पूछने का एक्चुअल तरीका क्या है, और अगर गलती होती है तो वहां कैसे उत्तर देना है, तो वहां विभक्ति चिन्हों के हिसाब से आएंगे। अगर हम अभी संबंध कारक पर ना जाएं, तो इसमें देखें, मेरे घर से यहां पर जो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इससे हमें देख सकते हैं कि ये दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दूरी को बता रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक है। ठीक है, दूरी को बताया, बहुत बढ़िया। चलिए, बस एमपीएसआई आ जाए भर्ती, है कि नहीं, मजा आ जाएगा। चलिए, 5 किलोमीटर तो रनिंग करके पहुंच जाओगे राम शर्मा, क्या बात है। ओके, तो मुख्य जो है ना, जिनमें परेशानियां आती है ना, वो यही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब बाकी आसान है। अगला है संबंध कारक, इसमें कुछ नहीं है, परिभाषाओं को याद रख लीजिए। क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताओ, वहां संबंध कारक होता है। परिभाषा याद रखिएगा, इसका जो परसर्ग होगा वह काकी के होगा और रारी रे होगा। इसका जो परसर्ग होगा वह क्या होगा, काकी के और रारी रे। ठीक है, ये आपको मिलेंगे, जिस तरह से कर्ता में ने, कर्म में को, संप्रदान में के लिए, करण में से मिलते हैं, ऐसे ही संबंध कारक में ये विभक्ति चिन्ह आपको मिलेंगे। जैसे यहां पर देखें, वह सीमा का पुत्र है, तो यहां का विभक्ति चिन्ह मिला, इसलिए सीमा शब्द किसमें है, संबंध कारक में। यह सुरेश के मित्र है, के मिला तो सुरेश क्या है, संबंध में। क्यों, क्योंकि ये मित्र किसके हैं, सुरेश के। इस तरह से काकी के, रारी रे के माध्यम से हम संबंध बताते हैं। वह तुम्हारा, कल तुम्हारा पत्र आया है, यहां पर देखो रारी रे मिल रहा है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये जो काकी के, रारी रे होती हैं, ये जो विभक्ति चिन्ह होती हैं, संज्ञा के साथ में, संज्ञा के साथ में, संज्ञा के साथ में ये प्रयोग होते हैं। कैसे, संज्ञा के साथ में ये प्रयोग होते हैं, किस तरह से बताइए जरा, विश्लिष्ट तरीके से, यानी अलग से। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के साथ में ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये प्रयोग होते हैं कैसे, संश्लिष्ट तरीके से। सही है क्या, संज्ञा के साथ में ये प्रयोग होते हैं कैसे, संश्लिष्ट तरीके से। ठीक है, संश्लिष्ट यानी साथ में। जैसे संज्ञा के साथ में, सीमा एक संज्ञा है, तो काकी के, रारी रे, इनका प्रयोग आप अलग से करोगे। देखो ये शब्द खत्म हो गया, फिर बीच में गे पे फिर का आया, सुरेश संज्ञा है तो फिर क्या है। लेकिन ये रारी रे शब्द जो होते हैं, या अब जैसे कि मान के चलो, मैंने जो है लिख दिया एक सर्वनाम, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे ये लिखा है ना, कल तुम्हारा पत्र आया, मैं इसकी जगह लिख देता हूं, कल उसका पत्र आया था। तो इस बार आपने काकीके का प्रयोग किया, काकीके का प्रयोग किया, लेकिन चूंकि ये सर्वनाम था, इसलिए काकीके का प्रयोग एक साथ जुड़कर होगा, एक शब्द बनकर प्रयोग हुआ। सिरोरेखा एक ही लग रही है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयोग होती है तो वो विश्लिष्ट तरीके से होती है, लेकिन सर्वनाम के साथ में विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट तरीके से होती है, यानी उसमें चिपक कर, जुड़कर होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप पहचान जाइएगा, काकी के दिखेगा आपको और रारी रे मिलेगा। रारी रे का प्रयोग संज्ञा के साथ नहीं होगा, रारी रे का प्रयोग सिर्फ सर्वनाम के साथ होगा। इसमें प्रश्न बहुत आसान मिलेंगे आपको, जैसे ये, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहां पर अगर आप देखें कि सर्वनाम क्या है, मैं, और उसके साथ रारी रे आपको प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी, तुम्हारी, उसकी, उनकी, इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उनका, राम का, सुरेश का, मोहन का। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है, संबंध कारक। क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, तुम लोग यहां भी बातें कर रहे हो। चलो, ओके, अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक क्या होता है, शुरू में ही हमने बात कर लिया था
कि क्रिया का होने का आधार, क्रिया किस जगह पर हुई है, किस स्थान पर हुई है, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें जो परसर्ग है वो क्या है, में और पर। इसका परसर्ग चिन्ह ध्यान रखता है, में और पर। आपको वाक्यों में में और पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर देखो, मां घर पर है, तो मां के जो होने की क्रिया है वो कहां हो रही है, घर पर। और आपको पर यहां पर मिलेगा, में और पर आपको अधिकरण कारक में मिलेंगे, इसलिए आसान रहेगा, ठीक है। तो मां घर पर है, तो घर यहां पर अधिकरण कारक है। पक्षी के बैठने की क्रिया कहां हो रही है, वृक्ष पर, तो पर हमें मिल गया है, इसलिए वृक्ष जो है वो अधिकरण कारक में है। और पर विभक्ति चिन्ह से हम इसको समझ सकते हैं। शेर वन में पाए जाते हैं, पर मिले या में मिले, तो शेर जो होते हैं उनके पाए जाने की जो क्रिया है वह कहां है, वन में। तो वन शब्द जो है वह क्या है, आपका अधिकरण कारक में है। और इसको हम पहचान पाए इस विभक्ति चिन्ह किससे, में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक आध प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके एमपीएसआई में ही पूछा गया है 2016-17 में, ठीक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है, आधार यानी क्रिया कहां हुई है उसको बताने वाला कारक कौन सा होता है, तो उसको बताने वाला कारक है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से या मैंने कुछ दूसरे ऑप्शन इसमें रख दिए हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन अलग होंगे। इसका क्या होगा आपका, मैं यहां एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने अभी किसी प्रश्न के ऑप्शन इसमें डाल दिए होंगे टाइपिंग के दौरान में, तो आप ध्यान रखें, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, अधिकरण, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, परिभाषाओं को विशेष तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, अधिकरण। चलिए, क्या ये क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए ओके, अब आखिरी बचता है, इसको देख लीजिए। दो प्रश्न है जो आपको थोड़े से अलग लग सकते हैं। देखो बाकी आपको क्या करना है, में और पर दिख जाए तो अधिकरण कारक है, ठीक है। आपको मैं प्रश्नों की एक सीट दूंगा, उसको सोल्व कीजिएगा, सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न में परेशानी आएगी वो मैं यहां बता रहा हूं। देखो, वह अगले साल आएगा या ठीक समय पर आ जाना। देखो इस प्रश्न में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक समय पर आ जाना, तो ठीक समय पर आ जाना पर शब्द है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। और वह अगले साल आएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं। एक तो समय के अर्थ में, ठीक है, समय के अर्थ में क्या होता है, में और पर का अर्थ निकलता है। जब समय दिया होता है तो वहां किसका अर्थ निकलता है, में और पर का अर्थ निकलता है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें इस तरह से कर सकते हो, वह अगले साल में आएगा, मतलब अगले साल तक आएगा। तो जो समय का अर्थ होता है वहां पर आप अधिकरण जो है लगाओगे, वह अगले साल आएगा, इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, अधिकरण, ठीक है। वह अगले साल आएगा या ठीक समय पर आ जाना, तो इस तरह से अगले साल पर आएगा, ठीक समय पर आ जाना, तो यहां आप अधिकरण लगाना है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकरण कारक हैं, जो सही उत्तर है, शुद्ध उत्तर है। चलिए आखिरी कारक हमारा बचता है संबोधन कारक, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, संबोधन कारक, इसके बाद कारक पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। संबोधन कारक क्या है, देखो जरा परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम संबोधन कारक, ठीक है। अगर इसको मैं सरल तरीके से बताऊं, मतलब जिससे सारे प्रश्न बन जाएं, उस तरह से बताऊं, तो आपको संबोधन कारक के लिए केवल ये विस्मय सूचक चिन्ह को ध्यान रखना है, फिर मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो ये वाक्य है, आपको क्या करना है, संबोधन कारक बताने के लिए आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 100% रूप से आपको ये विस्मय सूचक चिन्ह जरूर मिलेगा। अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम तुम कहां हो, ए राकेश यहां आओ, ठीक है। तो आपको बस इतना चिन्ह को पहचानना है और इतने में आप संबोधन, जैसे ही ये चिन्ह दिख जाए संबोधन कारक उत्तर दे देना।
लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेकर चलता हूं कि संबोधन होता क्या है। संबोधन का मतलब क्या है? संबोधन का मतलब क्या है? देखो, जब आप किसी को संबोधित कर रहे होते हो, जैसे कि मानकर चलो, संबोधन करने का मतलब होता है अपनी बात कहने से पहले, देखो इस तरह से समझ लो, मतलब यहां पर संबोधन कारक से मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। अपनी बात कहने से पहले जिससे बात कही जा रही है, जिससे बात कही जा रही है, कही जा रही है, उसका ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, अब इस बात का थोड़ा आप मतलब समझिए, इसका मतलब सब बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मान के चलो, जो राम है वो जो है मुझसे मिलने आया। अब मैं खड़ा हूं और मेरे सामने राम खड़ा है, तो मैं राम का नाम नहीं लूंगा ना, राम नहीं बोलूंगा, मैं उससे सीधा कहूंगा ना, और तुम कैसे हो, यानी सर्वनाम में प्रयोग हुआ, और तुम कैसे हो, कल तुम कहां गए थे, ठीक है, तुमने खाना खा लिया क्या, नहीं खाया हो तो चलो अपन चलते खाना खाने। यानी जब आप आमने सामने हो, आप लोग जब मेरा और, चूंकि मेरी और राम की बात चल रही, तो हम दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ ही है, तो हमें ना तो राम को मेरा नाम लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही मुझे राम के नाम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सही है क्या? हमारी सर्वनामों में ही बात हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब राम अभी अकेला था, लेकिन अब कई सारे लोग हो, भीड़ में बैठे हो, मान के चलो एक क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए, अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं, है कि नहीं, जो आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन अब मुझे किसी बच्चे से कहना हो कि भैया जो है कल तुम मुझे बाजार में मिलना, मैंने जो है आप में से किसी से ये कहा कि भैया कल तुम मुझे जो है ना वो जो पार्क है ना उसमें मिलना, वहां तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये बात उस तक कैसे पहुंचेगी? वो तो अपनी पढ़ाई में मस्त है, वो तो अपनी बातों में मस्त है। तो हमें क्या करना होता है, किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसका पहले, अगर उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित नहीं है, तो पहले हम उसका उसका जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जिस भी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस भी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को ही हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि मानकर चलो, मैंने आपसे एक वाक्य कहा कि कल तुम कहां थे। एक क्लास, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, मेरी क्लास चल रही है, और उसमें मैंने किसी बच्चे से कहा कि कल तुम कहां थे, लेकिन वो बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं। तो पहले मुझे जिससे मैं ये बात कह रहा हूं उसके नाम का जिक्र करना होगा। पहले मैं क्या बोलूंगा? सुरेश। पहले मैं बोलूंगा सुरेश, फिर सुरेश मेरी तरफ देखेगा। ठीक है, अब सुरेश का ध्यान आकर्षित हो गया। अब मैं उससे प्रश्न पूछूंगा कल तुम कहां थे। तो वाक्य में जो सुरेश है ये किस में जाएगा? बोलो जरा। वाक्य में ये जो सुरेश है इसको कहेंगे हम संबोधन कारक में। बात समझ में आएगी? जैसे मैंने जो है किसी मंच पे मैं भाषण दे रहा हूं और मैं वहां पर कह रहा हूं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं किससे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इसके लिए मुझे पहले संबोधन कारक का हम अक्सर प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कोई अपनी स्पीच शुरू करता है तो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से। ऐसे ही हम हिंदी में बोलते हैं सज्जनों। तो ये जो हमने वाक्य की शुरुआत में ये जो सज्जनों शब्द का प्रयोग किया है, पहले हमने सज्जनों कहा और फिर जो आगे की बात है वो बात भी इन्हीं के ही लिए है। हम सज्जनों से ही कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो। तो ये सज्जन शब्द किस में आते हैं? संबोधन कारक में आते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने लिखा कि मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं। अब इसके पहले आपने ये बात किससे कह रहे हो, किससे कह रहे हो, अगर आपने उसका नाम भी लिख दिया। देखो भैया, कोई व्यक्ति आपके सामने ही है तो जो है ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपको किसी को ये बात कहनी है, अगर उसी का ही जिक्र आप आगे कर दे। जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिय महाराज,
प्रिय महाराज मैं आपका आभारी हूं। तो यहां पर जो प्रिय महाराज शब्द है ये संबोधन कारक में है। क्यों? क्योंकि पहले आपने कहा प्रिय महाराज, महाराज इधर उधर कुछ लगे हुए थे काम में, उनका ध्यान आपकी तरफ गया जी, फिर आप कहोगे कि मैं आपका आभारी हूं। ठीक है, तो प्रिय महाराज से आपने पहले महाराज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर आपने कहा मैं आपका आभारी हूं। तो यहां पे जो प्रिय महाराज है ये संबोधन कारक में है। लेकिन चूंकि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इन ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है इनका ध्यान रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये विस्मय सूचक चिन्ह है इसका ध्यान रखना है। जहां ये दिख जाए वहां संबोधन कारक होता है। क्या मेरी बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट है? बताओ जरा। बात बोलने से पहले डायलॉग हाँ समझ सकते हो। चलिए गायत्री सर आज तो मजा आ गया पढ़ने में। बिल्कुल रोज हम ऐसा ही पढ़ेंगे। एक बार बस तुम लोग सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है? उससे बड़ा मेरे लिए सपना कुछ नहीं है। 250 सब इंस्पेक्टर बन जाए बस मजा आ गया, फिर और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? चलिए ओके, तो अच्छा रहा लेक्चर। अब ये कारक जो है पूरी तरह से आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, जो लोग YouTube पर क्लास देख रहे हैं वो शेरशाह बेस से जुड़ सकते हैं। एमपीएसआई को लेकर शेरशाह बेस चल रहा है टॉपर टेम्पल की एप्लीकेशन पर। ठीक है, इससे जुड़ जाइए, जल्दी ही एमपीएसआई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 महीने तो हमें एमपीएसआई की तैयारी में चाहिए ही होते हैं और हमें सबको पता है कि 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। ठीक है, चलिए डबल मजा आ गया भाई विकास को, बढ़िया। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के छात्र हैं या जो YouTube पर देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टॉपर टेम्पल का YouTube चैनल है इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले समय में अभी हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक जो YouTube के छात्र हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको परेशानी है, वो मैं YouTube पर भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए कल हाँ अब आपके क्या प्रश्न है अब आप वो मुझसे पूछ सकते हैं जो एप्लीकेशन पे है। ठीक है,